नमस्कार। 19 साल मतलब लगभग 2 दशक की बहुत लंबी और कभी-कभी बहुत मुश्किल बातचीत के बाद आखिरकार 27 जनवरी 2026 को भारत और यूरोपीय संघ एक समझौते पर पहुंच ही गए। हाँ, आखिरकार। और इससे भारत के अधिकारी मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहे हैं, और वो भी मतलब बहुत गंभीरता से। बिल्कुल, ये कोई मजाक नहीं है। ये एक मुक्त व्यापार समझौता है, लेकिन हमारे पास जो स्रोत है वो कुछ और ही कहानी बताते हैं। ये सिर्फ व्यापार के बारे में है ही नहीं। सही बात है, ये सिर्फ आप कह सकती हैं कंटेनरों का हिसाब किताब नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक दांव है। रणनीतिक किस तरह से? देखिए, हमारे स्रोत साफ इशारा करते हैं कि यूरोप और भारत दोनों ही चीन पर अपनी निर्भरता से परेशान हैं। जो दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है। हाँ, तो ये समझौता उस निर्भरता को कम करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये सिर्फ सामान का नहीं, भरोसे का भी व्यापार है। तो आज हम इसी 19 साल की लंबी कहानी की परतों को खोलेंगे, समझेंगे कि वो कौन सी रेड लाइंस थीं जिन्हें भारत ने किले की तरह बचाया, और कौन सी रियायतें देनी पड़ी। हाँ। तो चलिए सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। भारत को इस डील से मिला क्या, खासकर उन सेक्टरों को जिनसे करोड़ों नौकरियां जुड़ी हैं? तो सबसे सीधा और सबसे बड़ा फायदा है टैरिफ का हटना। टैरिफ यानी वो टैक्स जो किसी देश में सामान बेचने के लिए देना पड़ता है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि अब तक यूरोप के बाजार में भारतीय कपड़ों की एक शर्ट पर मान लीजिए 12% का टैक्स लगता था। अच्छा। जबकि बांग्लादेश या वियतनाम से आई वैसी ही शर्ट पर कोई टैक्स नहीं था। तो जाहिर है हमारी शर्ट महंगी हो जाती थी। हम रेस में ही पीछे थे। तो इस समझौते ने हमें उस रेस में बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया है। एकदम। और इसका असर सबसे ज्यादा कपड़ा उद्योग पर ही पड़ेगा। हमारे स्रोत तो कह रहे हैं कि इससे निर्यात दोगुना हो सकता है। हाँ, उम्मीद तो यही है। लेकिन क्या ये सच में होगा, मतलब सिर्फ टैरिफ हटने से? क्योंकि वही स्रोत ये भी बताते हैं कि बांग्लादेश की सप्लाई चेन हमसे ज्यादा तेज है। ये बहुत ही जरूरी सवाल है। और देखिए, ये बात सच है कि सिर्फ टैरिफ हटना काफी नहीं है। हमें अपनी लॉजिस्टिक्स पर, अपनी कुशलता पर बहुत काम करना होगा। लेकिन ये समझौता एक दरवाजा खोलता है। उस दरवाजे से अंदर जाना वो तो हमारे उद्योगपतियों का काम है, पर ये दरवाजा खोलना ही अपने आप में क्रांति है। और कपड़ों के अलावा? कपड़ा सेक्टर के अलावा चमड़ा और जूते चप्पल उद्योग को देखिए। कानपुर, आगरा, तमिलनाडु, वहाँ के क्लस्टर्स। हाँ, वहाँ 4% से 17% तक का शुल्क लगता था, वो अब 0 हो गया है। मैं पिछले महीने कानपुर में एक छोटे जूता निर्यातक से मिला था। अच्छा। उन्होंने कहा कि इस डील के बिना उनका बिजनेस शायद अगले 2 साल में बंद हो जाता। तो उनके लिए सिर्फ एक समझौता नहीं, ये एक जीवन रेखा है। ये तो बहुत बड़ी बात है। आपने कपड़ा और चमड़ा सेक्टर की बात की, जो पारंपरिक रूप से नौकरियों के लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन हमारे स्रोत ये भी इशारा कर रहे हैं कि रत्न और आभूषण जैसे हाई वैल्यू सेक्टर को भी बहुत फायदा हुआ है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये भारत की मैन्युफैक्चरिंग कहानी का आप कह सकते हैं अगला अध्याय है। मतलब हम सिर्फ सस्ती चीजें नहीं बल्कि महंगी कारीगरी भी बेच रहे हैं। हाँ, रत्न और आभूषण सेक्टर को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलना यही दिखाता है दुनिया अब भारत को सिर्फ सस्ते श्रम के स्रोत के तौर पर नहीं, बल्कि हाई स्केल और डिजाइन के केंद्र के तौर पर भी देख रही है। ये तो हुई माल भेजने की बात। लेकिन इस समझौते में एक और चीज की बहुत चर्चा है, मोड 4। सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है। हाँ, लगता है, पर है बहुत सरल। कहते हैं ये भारत के प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। ये है क्या? मोड 4 का सीधा सा मतलब है लोगों की आवाजाही, यानी हमारे प्रोफेशनल्स का यूरोप जाकर काम करना। अच्छा। इस समझौते के तहत भारतीय आईटी स्पेशलिस्ट, इंजीनियर, अकाउंटेंट और यहां तक कि नर्सों के लिए भी यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों में जाकर काम करना बहुत आसान हो जाएगा। वीजा के नियम सरल किए गए हैं। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये वाकई उतना आसान है? कई यूरोपीय देशों में लोकल नौकरियों को बचाने का बहुत राजनीतिक दबाव होता है ना? ये एक जायज चिंता है, और सच कहूं तो इसका असर तुरंत नहीं दिखेगा। ये एक धीमी प्रक्रिया होगी। तो फिर फायदा क्या हुआ? फायदा यह है कि समझौते ने एक ढांचा तैयार कर दिया है, और सबसे बड़ी बात, भविष्य में भारतीय प्रोफेशनल डिग्रियों को जैसे आर्किटेक्चर या मेडिसिन यूरोप में मान्यता दिलाने के लिए एक रोड मैप बन गया है। अच्छा, मतलब हमारे डॉक्टर या इंजीनियर को वहां जाकर फिर से लंबे कोर्स नहीं करने पड़ेंगे। उम्मीद यही है कि वो प्रक्रिया आसान हो जाएगी। ये समझौता उसकी नींव रखता है। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ठीक है, तो भारतीय एक्सपोर्टर्स यूरोप में अपना सामान सस्ता बेच पाएंगे, हमारे प्रोफेशनल्स वहां जाकर काम कर पाएंगे। लेकिन इसका उल्टा भी तो सच होगा। हाँ बिल्कुल, मुक्त व्यापारिक 2 वे स्ट्रीट है। तो जब यूरोप से सामान यहाँ आएगा
तो आम भारतीय की जेब पर क्या असर पड़ेगा? क्या मुझे BMW या स्कॉच विस्की सस्ती मिलेगी? हाँ, असर पड़ेगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है लग्जरी गाड़ियाँ। ऑडी, BMW, मर्सिडीज, इन पर अभी 110% तक का टैक्स लगता है। बहुत ज्यादा है ये तो। हाँ, ये टैक्स अब धीरे धीरे कम होकर 10 से 50% की रेंज में आ जाएगा। लेकिन इसमें एक पेच है, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं। ये छूट हर यूरोपियन कार पर नहीं है ना? एकदम सही। और यहीं पर भारतीय नेगोशिएटर्स की चालाकी दिखती है। कैसे? ये रियायत सिर्फ उन महंगी कारों पर लागू होगी जिनकी कीमत लगभग 35,000 यूरो यानी करीब 30-32 लाख रुपए से ज्यादा है। और उसकी भी एक सालाना सीमा होगी, कोटा। बिल्कुल। ऐसा इसलिए ताकि बाजार में अचानक से सस्ती यूरोपीय गाड़ियां न भर जाएं और हमारी अपनी कंपनियों को, जैसे मारुति या टाटा मोटर्स को, कोई नुकसान न हो। तो संक्षेप में, अमीरों की गाड़ियां सस्ती होंगी, लेकिन आम आदमी के कार बाजार को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। वो एकदम सही। एक मिनट, मैं ये सही समझ रही हूँ? मतलब 150% का टैक्स जो स्कॉच विस्की या फ्रेंच वाइन पर लगता था, हाँ, वो घटकर 20 से 40% पर आ सकता है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, और ये धीरे धीरे 5 सालों में होगा। ये यूरोप की एक बहुत पुरानी और बड़ी मांग थी। इसका असर तो बाजार पर साफ दिखेगा। जरूर दिखेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक फायदा है। यूरोप की बहुत सी एडवांस्ड दवाएं और मेडिकल उपकरण अब बिना किसी ड्यूटी के भारत आ सकेंगे। अच्छा, तो इससे कुछ खास इलाजों का खर्च कम हो सकता है? हाँ, जैसे कैंसर या हार्ट सर्जरी, इनमें इस्तेमाल होने वाले उपकरण सस्ते हो सकते हैं और लोगों को बेहतर टेक्नोलॉजी का लाभ मिल सकता है। ठीक है, तो ये तो वो बातें हुई जो हमने हासिल की। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, हर समझौते में कुछ देना होता है। अब बात करते हैं उस किले की, जिसे भारत ने 19 साल तक बचाया। हाँ, वो रेड लाइंस। वो कौन सी रेड लाइंस थीं जिन पर भारत ने 1 इंच भी पीछे हटने से मना कर दिया? और यही इस समझौते की सबसे दिलचस्प कहानी है। भारत की सबसे मजबूत, सबसे मोटी रेड लाइन थी हमारा डेयरी सेक्टर। डेयरी? जी, यूरोप दुनिया के सबसे बड़े डेयरी उत्पादकों में से है। वो बेसब्री से भारत के विशाल बाजार में अपना पनीर, मक्खन, मिल्क पाउडर बेचना चाहता था। लेकिन भारत ने साफ मना कर दिया। साफ कह दिया, इस पर कोई बात नहीं होगी। अमूल जैसी हमारी सहकारी समितियों और करोड़ों छोटे दूध उत्पादक किसानों को बचाने के लिए डेयरी सेक्टर को इस समझौते से पूरी तरह बाहर रखा गया। ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है, खासकर जब हम जानते हैं कि डेयरी भारत के ग्रामीण जीवन की रीढ़ है। बिल्कुल। और जैसा मैंने बताया, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी ऐसी ही एक रेड लाइन खींची गई। हाँ, लग्जरी कारों पर छूट दो, लेकिन छोटी कारों को हाथ मत लगाओ। ये भारत का साफ संदेश था। इसी तरह भारत की खाद्य सुरक्षा से जुड़ी हर चीज को इस डील से बाहर रखा गया। गेहूं, चावल, चीनी, दालें, इन पर कोई समझौता नहीं हुआ। एक और बड़ा मुद्दा हमेशा सरकारी खरीद का रहता है। बड़ी बड़ी यूरोपियन कंपनियां भारत के खरबों डॉलर के सरकारी ठेकों पर नजर रखती हैं। हाँ, जैसे रेलवे, सड़कें, रक्षा। तो क्या अब उन्हें इन ठेकों में खुली छूट मिल जाएगी? इस पर भी भारत ने अपना पक्ष बहुत मजबूती से रखा। यूरोप चाहता था कि उसकी कंपनियों को हर तरह के सरकारी ठेके में बराबर मौका मिले, लेकिन भारत ने अपने मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बचाने के लिए इस पर बहुत सीमित सहमति दी है। अच्छा, मतलब पूरी छूट नहीं दी है? नहीं, छूट सिर्फ केंद्र सरकार के कुछ चुनिंदा हाईटेक टेंडरों में दी गई है। राज्यों के स्तर पर होने वाली विशाल सरकारी खरीद और रक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को इसके दायरे से लगभग पूरी तरह बाहर रखा गया है। तो बातचीत पूरी हो गई, समझौता तय हो गया, लेकिन क्या इसका मतलब है कि कल से ही टैक्स कम होने लगेंगे, या अभी दिल्ली दूर है? हाँ, अभी दिल्ली वाकई दूर है। बातचीत का पूरा होना सिर्फ पहला पड़ाव पार करने जैसा है। ये एक राजनीतिक सहमति है। तो इसे कानूनी दस्तावेज बनाने में और लागू करने में समय लगेगा? हाँ, अभी 12 से 18 महीने और लगेंगे। तो अगला कदम क्या होगा? अगला चरण है लीगल स्क्रबिंग। ये अगले 5-6 महीने चलेगा। इसमें दोनों पक्षों के वकील हजारों पन्नों के इस समझौते के हर शब्द, हर कॉमा, हर फुल स्टॉप की जांच करेंगे, ताकि कोई कानूनी विवाद न हो। बिल्कुल। फिर इस पूरे दस्तावेज का 24 यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा, जो अपने आप में एक पहाड़ जैसा काम है। और इस कानूनी जांच के बाद? इसके बाद सबसे बड़ी मुश्किल आती है रैटिफिकेशन की, यानी इस पर पक्की मोहर लगवाना। भारत में तो ये कैबिनेट से आसानी से पास हो जाएगा, है ना? हाँ, लेकिन असली परीक्षा तो यूरोपियन संसद में होगी।
वहां के सांसद अक्सर व्यापारिक समझौतों को श्रम सुधारों या पर्यावरण जैसे मुद्दों से जोड़ देते हैं। वहां मामला अटक सकता है। तो सब कुछ ठीक रहा तो कब तक लागू होगा? अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2027 की पहली तिमाही में ये नियम लागू होने शुरू होंगे। इसका मतलब है कि भारतीय बिजनेस के पास तैयारी के लिए लगभग 1 साल का समय है। हाँ, ये अच्छी बात है। लेकिन जैसा हमने कपड़ा उद्योग के मामले में बात की, टैरिफ हटना ही सब कुछ नहीं है। हमारे स्रोत 3 बड़ी नई चुनौतियों की ओर इशारा कर रहे हैं। नॉन टैरिफ बाधाएं, ये क्या है? हाँ, और भविष्य की असली लड़ाई यही लड़ी जाएगी। ये ऐसी चुनौतियां हैं जिनका टैक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये व्यापार को टैक्स से भी ज्यादा मुश्किल बना सकती हैं। जैसे कि? पहली और सबसे बड़ी चुनौती है CBAM, यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। CBAM, जिसे आसान भाषा में कार्बन टैक्स भी कहते हैं। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि यह सिर्फ एक टैक्स नहीं, बल्कि यूरोप का एक नया भू राजनीतिक हथियार है। बिल्कुल। इसके जरिए यूरोप दुनिया भर के देशों को अपनी ग्रीन नीतियों को अपनाने के लिए मजबूर कर रहा है। तो हमारे निर्यातकों को क्या करना होगा? अब भारत के स्टील और एल्युमिनियम निर्यातकों को ये साबित करना होगा कि उनका माल ग्रीन प्रक्रियाओं से बना है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो यूरोप में घुसते ही उन पर भारी कार्बन टैक्स लगेगा। इसके लिए तो उन्हें पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा। हाँ, उन्हें अभी से कार्बन अकाउंटिंग का एक पूरा सिस्टम तैयार करना होगा, जो बहुत जटिल और महंगा है। ये एक बड़ी रणनीतिक चुनौती है। ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। और दूसरी क्या है? दूसरी है उत्पत्ति के नियम, यानी रूल्स ऑफ ओरिजिन। अब भारतीय निर्यातकों को बहुत सख्ती से ये साबित करना होगा कि उनका माल वाकई मेड इन इंडिया है। ये साबित करना कि वो चीन से मंगाकर सिर्फ भारत में लेबल नहीं बदला गया है। एकदम। इसके लिए यूरोप के एक बहुत ही सख्त डिजिटल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये प्रक्रिया बहुत जटिल है। और तीसरी चुनौती खासकर कॉफी, लकड़ी और रबर के निर्यातकों के लिए है। इसे EUDR कहते हैं, यानी EU डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन। मतलब? इसके तहत उन्हें सैटेलाइट जियो लोकेशन डेटा देकर यह साबित करना होगा कि उनका उत्पाद ऐसी किसी जमीन से नहीं आया है जहां हाल में जंगलों की कटाई हुई हो। तो ये तीनों शर्तें दिखाती हैं कि भविष्य का व्यापार सिर्फ कीमत पर नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, वो पर्यावरण, पारदर्शिता और नियमों के पालन पर भी निर्भर करेगा। तो संक्षेप में अगर देखें तो ये एक ऐसा समझौता है जिसमें भारत ने अपने मजदूर प्रधान सेक्टरों जैसे कपड़ा और चमड़ा के लिए यूरोप का बड़ा बाजार खुलवाया। हाँ। और बदले में यूरोप को महंगी कारों और शराब जैसे उत्पादों पर कुछ रियायतें दी। सही। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में अपने किसानों और सबसे संवेदनशील डेयरी सेक्टर को एक मजबूत ढाल की तरह सुरक्षित रखा। बिल्कुल। और ये समझौता भारत की बदलती व्यापार नीति को बहुत साफ तौर पर दिखाता है। एक समय था जब भारत RCEP जैसे समझौतों से बाहर हो जाता था, ये कहकर कि हमारी शर्तें नहीं मानी जा रही। हाँ, और आज भारत न केवल अपनी शर्तों पर दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक गुट के साथ समझौता कर रहा है, बल्कि श्रम और पर्यावरण जैसे आधुनिक मुद्दों को भी उसमें शामिल कर रहा है। ये तो सिर्फ एक आर्थिक नहीं बल्कि एक भू राजनीतिक कदम हुआ। बहुत गहरा भू राजनीतिक कदम। ये दुनिया को संदेश देता है कि भारत अब वैश्विक नियमों को मानने वाला ही नहीं, बल्कि उन्हें बनाने वाला भी बनना चाहता है। तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि ये समझौता स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वैश्विक व्यापार अब सिर्फ कौन कितना सस्ता बेचता है इस पर तय नहीं होगा। अब व्यापार सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन की सुरक्षा के बारे में भी है। विचार करने वाली बात यह है कि क्या CBAM जैसे ग्रीन टैक्स भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम तय करने का एक नया जरिया बन जाएंगे। और क्या भारत का उद्योग जगत खुद को इस नई हकीकत के लिए उतनी ही तेजी से तैयार कर पाएगा जितनी तेजी से हमारे नेगोशिएटर्स ने ये डील फाइनल की है।